हेलो एवरीवन। न्यूज़पेपर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उसको हम इस सीरीज़ में डिस्कस करते हैं। ये सीरीज़ आपके लिए कुछ दिन पहले ही शुरू की गई है, तो आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या लाइव मिंट या अन्य अखबार में जब भी कोई सबसे इम्पॉर्टेंट खबर पढ़ने में दिक्कत होगी तो आप इस सीरीज़ का हेल्प ले सकते हैं। आज के जो टॉपिक है वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि विमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी बन चुका है। तो आज का द हिंदू यानी कि 13 दिसंबर 2023 का द हिंदू कहता है लोकसभा क्लियर्स बिल फॉर विमेन कोटा इन जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी एंड असेंबलीज। तो आपसे बताया जा रहा है कि दो यूनियन टेरिटरी जहां पर विधानसभा है यानी दिल्ली और पुडुचेरी, अभी तक यही दो यूनियन टेरिटरी थे। अब इसके अलावा जम्मू कश्मीर भी इसमें ऐड हो गया है। दिल्ली के लिए एक अलग से इसमें आर्टिकल ऐड होगा तो उस पर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बात हो रही है पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में इसको जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा, विमेन के रिजर्वेशन के लिए विधानसभा का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, उस बिल को मंजूरी दे दी गई है, उस बिल को पास कर दिया गया है। तो आइए पहले समझते हैं हम इसके बारे में कुछ डिटेल में और क्या क्या स्टोरी है उसको समझते हैं। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना पड़ेगा कुछ आर्टिकल्स, जैसे कि 330 ए, कैपिटल ए, ये बात करता है महिलाओं के आरक्षण के बारे में जो कि लोकसभा में है, तो ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है। 332 ए, ये विधानसभा में जो तमाम राज्य हैं उसके विधानसभा में विमेन का रिजर्वेशन कैसे रहेगा उसके बारे में ये बात करता है। दिल्ली की अलग से बात की जाए तो 239 ए में एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में विमेन का रिजर्वेशन किस तरह से रहेगा इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और साथ ही साथ आप देखिएगा 334 क्लॉज ए, इसमें बताया गया है कि जो डिलिमिटेशन है यानी जो परिसीमा आयोग है वो अपना जब वो लेकर आएंगे अपना डॉक्यूमेंटेशन तो उसके बाद से ये सब कुछ अफेक्टिव हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली के लिए तो अलग से आर्टिकल है, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी के लिए अभी ये बिल पारित हो चुका है। यही हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि व्हाई। तो बात यह है कि जो पहला लोकसभा था उसमें महिलाओं की संख्या 5% थी और जो अभी 17वां लोकसभा है उसमें महिलाओं की संख्या जो है वो 15% है। यानी अगर हम बात करेंगे ऑन एन एवरेज जितने भी स्टेट असेंबली हैं उसमें करीबन 9% ही महिलाओं की सदस्यता है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की तो आप देख सकते हैं कि करीबन 14% यानी कि 5% से 15% से कम है। राज्यसभा की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं और खुद हम पार्लियामेंट को देख रहे हैं जिसमें महिलाओं की सदस्यता कम है। हम चाहते हैं कि महिलाओं की सदस्यता यहाँ पर बढ़ जाए। ऐसा हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं जिसमें महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है और उस टॉपिक को हो सकता है कि कोई महिला सांसद हो तो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से उसमें अपना पर्सपेक्टिव या राय दे सके। और ऐसे भी जब बात होती है इंडिया एज अ ग्लोबल पावर की तो हमें उसमें महिलाओं की सदस्यता को भी बढ़ावा देना चाहिए और ताकि हमारे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे पता चले कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ बात नहीं की जाती लेकिन उसको प्रूव भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहले भी इस बारे में बात हुई थी 1996 में, 1998 में, 1999 में और 2008 में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब जाकर यानी 2008 से अगर हम लेंगे तो जब वो बात की गई थी तो अब जाकर 27 साल बाद जब पहली बार बात की गई थी 1996 में तो वहां से लेकर अभी तक यानी 27 साल बाद अब इस बिल को पारित किया गया है। तो एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। ये स्पेशल सेशन पुराने पार्लियामेंट में नहीं लेकिन नए पार्लियामेंट में कंडक्ट कराया गया था। जब भी संसद में कोई बिल पारित होता है तो उसके पहले एक कैबिनेट मीटिंग होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसकी मीटिंग होती है। तो ये मीटिंग कंडक्ट कराई गई और इस मीटिंग में ये अप्रूव किया गया कि हाँ ये विमेन रिजर्वेशन बिल आएगा और साथ ही साथ इसको नाम दिया गया, मतलब अगर ये पास हो जाता, जो कि पास हो गया है, तो ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। बिल 128वां था और जो एक्ट बना ये 106वां एक्ट था। तो 27 साल बाद ऐसा क्यों? क्योंकि 1996 में राजीव गांधी जी की सरकार के समय ही बात हो रही थी कि ये बिल को लाया जाएगा और पारित करवाया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ विलंब हो गया, डिले हो गया।
तो अब हम इसको अगर समझेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे दोनों ही पार्टीज, चाहे वो जो लीडिंग पार्टी है या ऑपोजिशन पार्टी है, दोनों का ही सहयोग यहाँ पर था। राहुल गांधी के एक पुराने ट्वीट को भी बताया गया जहां पे उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो कि बात करते हैं कि वो क्रूसेडर हैं, यानी वो सबके न्याय के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको अब ये बिल ले आना चाहिए। और कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है, कांग्रेस ने अपना सपोर्ट दिखाया भी। पहले ही जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने सारे महिलाओं सांसद से उन्होंने मीटिंग की और कहा कि जब ये बिल आने वाला है तो आप सभी लोग यहाँ प्रेजेंट रहें ताकि आपकी एकजुटता दिख सके, और आपके लिए ही ये बिल आया है ताकि सीट्स जो है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाए जा सके। तो ये बात थी, तो कांग्रेस भी ऐसा ही चाहती थी और फिर ये बिल आया। जब ये बिल आया तो पूर्ण बहुमत से इसे पारित कर दिया गया। तो अब बात है कि क्या बोला गया बिल में। बिल में ये बोला गया, इसको पहले समझ लेते हैं हिस्ट्री समझने के पहले। तो बिल में बोला गया कि 33% तक का रिजर्वेशन, 33% का रिजर्वेशन का मतलब होता है कि 543 मेंबर्स में 181 सीट्स जो है वो रिजर्व रहेंगे महिलाओं के लिए। और जो एससी कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व है, जो एसटी कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व है, उसमें से भी 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे। क्या ये सिर्फ लोकसभा में है या राज्यसभा में है? तो बात है कि ये लोकसभा के लिए भी है, राज्यसभा के लिए भी है, और जिस राज्य में विधानसभा है उसके लिए भी ये बिल, मतलब ये कानून जो है वो अब लागू हो जाएगा। कितने समय तक के लिए? तो ये सिर्फ 15 साल के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये आजीवन है, तो ये 15 साल के लिए रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2025 से शुरू होता है तो 15 यानी कि 2040 तक ये इस तरह से रहेगा। ये रोटेटरी बेसिस पे रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर सीट डिवाइडेड है, अभी ये सीट विमेन के लिए रिजर्व है, तो हमेशा यही सीट विमेन के लिए रिजर्व नहीं रहेगा। कुछ समय बाद नेक्स्ट इलेक्शन में ये सीट विमेन के लिए रिजर्व हो जाएगा, फिर ये सीट विमेन के लिए रिजर्व हो जाएगा। यानी कि रोटेटरी बेसिस पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रोटेशन बेसिस पे ये सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। तो हिस्ट्री में भी ऐसा बात हुआ था। पहले राजीव गांधी जी की सरकार में इसका डिस्कशन हुआ, 1996 में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद 2008 में जब आप जानते हैं कि लोकसभा जो है वो 5 साल के लिए रहता है और राज्यसभा जो है वो स्थायी बॉडी है, यानी कि वो परमानेंट बॉडी है। तो जब राज्यसभा में ये बिल आया तो बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, स्टैंडिंग कमेटी के पास से ये बिल राज्यसभा से पास हो गया। ये 108वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। लेकिन आप जानते हैं कि प्रोसेस क्या है कि कोई भी हाउस लोकसभा या राज्यसभा से बिल पारित होगा, फिर जैसे राज्यसभा से पारित हुआ तो लोकसभा के पास जाना था, और लोकसभा के पास जाने के पास प्रेसिडेंट का इस पे हस्ताक्षर होता है। क्योंकि ये संविधान में संशोधन से रिलेटेड बिल है और स्टेट्स भी इसमें कंसर्न है, तो ये जो बिल पारित होता, ये 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं उसके 2/3 बहुमत के साथ ये बिल पारित होता, हाउस नंबर 1 में भी और हाउस नंबर 2 में भी। और फिर फाइनली आर्टिकल नंबर 111 के तहत प्रेसिडेंट इसको असेंट देते हैं, है ना। फिर क्या होता कि जैसे हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, तो 28 राज्य हैं, उसमें से 14 राज्यों में ये बिल 50% यानी कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ इस बिल को पारित करना था, तब जाकर ये पूरी तरह से पारित हो जाता। तो ये जो चीज है वो थोड़ा सा फंस गया, यानी कि राज्यसभा वाला काम तो हो गया लेकिन उसके आगे का काम हुआ नहीं 108वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब उस समय तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, अभी भी वो बिल हैंग्ड है, लेकिन क्योंकि वो बिल पुराना हो गया है तो अब पूरी तरह से नई सरकार है, नई सरकार ने नया बिल लेकर आ गई है 2023 में सॉरी। तो इसमें इसको मेजॉरिटी का सपोर्ट मिल गया है। जैसे कि आपने देखा कि लोकसभा में ही नहीं सिर्फ, ठीक है, तो जो 108वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें सिर्फ लोकसभा में था, लेकिन इसमें कहा गया है कि दोनों में, विधानसभा में भी 33% तक का आरक्षण दिया जाएगा 15 साल के लिए, और ये रोटेशन बेसिस पे रहेगा। अभी बात यह है कि सिर्फ 82 महिलाएं हैं आपके लोकसभा में, 82 महिलाएं एमपी हैं लोकसभा में, और साथ ही साथ राज्यसभा में सिर्फ 31 यानी कि 13% है। स्टेट्स की बात करें तो एवरेज 9% तक है, कि सिर्फ 9% तक का यहाँ पर आपको मेंबरशिप दिख सकता है। अगर हम स्टेट्स को देखेंगे तो ज्यादातर ऐसा स्टेट्स हैं जिसमें 10% से कम है,
जो ज्यादा स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ 14.4% है, वेस्ट बंगाल 13%, झारखंड करीबन 12% तक विमेन का यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन दिख सकता है। बात होती है 10 से 12% की, तो बिहार बीसी में है, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यहाँ पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आपका 10 से 12% है। लोकसभा में आपने देखा जैसे कि जो महिलाओं का अभी रिप्रेजेंटेशन है उससे पता चल रहा है कि 14-15% के आसपास लोकसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। अब इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा ये हो सकता है कि जो जो स्कीम्स और पॉलिसीज हैं विमेन सेंट्रिक, उस पे एक अच्छा परसेप्शन हमें मिल सकता है। फिर जब हम बात करते हैं पंचायत में, तो आप जानते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान मिला, जिसमें बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने 1/3 को बढ़ाकर, बिहार ने क्या कर दिया, तो बिहार ने पहला राज्य जिसने 50% तक महिलाओं को आरक्षण दे दिया। बिहार के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरला ने भी ऐसा किया। तो सबसे पहले बिहार बना, उसके बाद महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, इन लोगों ने भी ऐसा ही काम किया, लेकिन फर्स्ट जो है वो अपना बिहार था। लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। विरोध में इसीलिए हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, इससे आप दर्शा रहे हैं कि महिलाएं, आरक्षण किसे दिया जाता है, जो समाज में कहीं कमजोर है, महिलाएं कमजोर नहीं है। अगर आपको उनको आरक्षण देना है तो आप पार्टी में जो मेंबरशिप है महिलाओं का, उसमें आप आरक्षण दीजिए। आप पार्टी में रखिए ना, 50% तक आप महिलाओं को रखिए। उसके बाद कहा गया कि मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक पुरुष है और वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो रोटेशन बेसिस पे कुछ टाइम बाद वो सीट जो है वो महिलाओं के लिए भी आरक्षित हो सकती है, तो उससे पुरुष का मोरल डाउन हो सकता है। जो पुरुष हैं, हो सकता है वो सोचेंगे कि अब इसमें हमको कंटिन्यू नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं जो 20-20 साल से एक ही जगह में हैं और उन्होंने विकास भी करके दिखाया है, तो वहां पे भी थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग अफेक्ट आएगा। लेकिन कहा गया है कि ये एक हेल्दी कंपटीशन होगा, तो इसको इस तरह से काटा गया है कि एक हेल्दी कंपटीशन होगा। साथ ही साथ बोला गया है कि महिलाएं सेंट्रिक बातें ज्यादा हो रही हैं, जरूरी भी है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जैसे कि डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्यों ना हम एक कोई जड़ से इस प्रॉब्लम को ठीक करें, क्यों ना हम कुछ ऐसा कानून लेकर आए जिससे महिलाओं का पार्टिसिपेशन स्वयं बढ़ जाए। इधर दिन की डायरेक्टली हम टारगेट कर रहे हैं कि महिलाओं के पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाएं, क्यों ना हम जड़ से ही इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली खत्म करें, क्रिमिनलाइजेशन वगैरह हटा दें और महिलाओं का पार्टिसिपेशन ऐसे ही बढ़ जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि वोटर्स जो हैं, वोटर्स के पास चॉइस कम हो जाएगी। वोटर्स के पास चॉइस कैसे कम हो जाएगी? तो अगर एक जगह में 2 या 3 महिलाएं ही हैं और वहां पे उनको लग रहा है कि हमें इनमें से ही वोट करना है, तो उनके पास चॉइस कम हो जाएगी। और इन केस ऐसा हुआ कि वो महिला उतनी ज्यादा सक्षम नहीं है जितना कोई पुरुष हो सकता था, तो एक मेरिट पे भी चैलेंज आ सकता है। रोटेशन बेसिस है जो कि एक गलत प्रभाव यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये सारे यहाँ पे बातें कही गई है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड ये है कि पार्टी में रिजर्वेशन दे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो सफर करे। तो आप इसमें अपना विचार बताइएगा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड बात मैंने आपको बता दी कि पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में इसके लिए जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको पारित कर दिया गया है। पूरा विमेन रिजर्वेशन बिल आप समझ चुके हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख चुके हैं कि 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी चाहिए दोनों ही हाउसेज में इसको पारित करने के लिए, और सिंपल मेजॉरिटी चाहिए आपको राज्यों में इसको पारित करने के लिए, कम से कम 50% राज्य, यानी कि 28 में से 14 राज्य। और फिर फाइनली आर्टिकल नंबर 111 के तहत प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए। अब आपके लिए सवाल आता है, ये सवाल क्या है कि विमेन रिजर्वेशन एक्ट के बारे में आपको बताना है, डिस्कस करना है जो इसके मेन प्रोविजंस हैं। साथ ही साथ आपको डिस्कस करना है कि हाउ बिहार इज इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ विमेन, यानी कि बिहार जो है वो महिलाओं के लिए किस तरह से एक अच्छा बेहतरीन राज्य है, बिहार के पास ऐसे कौन से पॉलिसीज हैं, या बिहार किस तरह से अपने स्कीम्स और पॉलिसीज को डिजाइन करता है ताकि महिलाओं के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा जगह बन सके और उनका डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्यों हमें जरूरत है, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, और इसके लिए हमें और आगे क्या करना है, हर एक फील्ड के बारे में, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बारे में पूछा गया है, तो आप हर एक फील्ड को डिस्कस कर सकते हैं जिसमें आप साइंस एंड टेक में
में महिलाओं को कैसे बढ़ावा देना है, या फिर जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें कैसे बढ़ावा देना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, सर्विस इंडस्ट्री में कैसे बढ़ावा देना है, इस पर आप डिस्कस करके एक आंसर मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। आगे इसी तरह के टॉपिक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सेशन को लाइक करना होगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।